हेलो स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम लोग क्लास 11th का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, वेक्टर एनालिसिस। ठीक है, ये वेक्टर एनालिसिस बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, सिर्फ क्लास 11th के लिए नहीं, ये क्लास 12 में भी आप लोगों को ज़रूरत पड़ेगा। और जब तक फिजिक्स पढ़ेंगे तब तक ये वेक्टर चैप्टर जो है ये पीछा छोड़ने वाला नहीं है। तो ध्यान में ये रखना है, इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ना है। हालांकि वेक्टर बहुत लंबा टॉपिक है, लेकिन हम लोग उसमें सिर्फ वो सब पॉइंट डिस्कस करेंगे जिसका जरूरत हम लोगों को फिजिक्स में पड़ेगा। ठीक है, तो ये टॉपिक हम लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग इस चीज को एकदम गांठ बांध लीजिए कि जब तक फिजिक्स पढ़ना पड़ेगा तब तक हम लोगों को वेक्टर पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। इसको सिर्फ 11th के ख्याल से नहीं पढ़ना है, इसको ये सोचकर पढ़ना है कि ये फिजिक्स का बेस है और हम लोगों को आगे भी इसका जरूरत 11th में 12 में, अगर बाय द वे हम लोग ग्रेजुएशन में फिजिक्स लिए तो ग्रेजुएशन में भी इसका जरूरत हम लोगों को पड़ेगा। थोड़ा सा और ज़्यादा एडवांस हो जाएगा ग्रेजुएशन में। लेकिन हम लोग यहाँ पर सिर्फ वो टॉपिक डिस्कस करेंगे वेक्टर का, वो सब पॉइंट डिस्कस करेंगे जो हमारे लिए 11 12 के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। आप लोग इसको ध्यान से देखिए। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहला जो हम लोग ये टॉपिक डिस्कस करेंगे ये वेक्टर एनालिसिस। ये वेक्टर एनालिसिस बोलकर एनसीईआरटी बुक में अगर हम लोग कोई चैप्टर खोजेंगे तो वेक्टर एनालिसिस बोलकर एनसीईआरटी बुक में कोई चैप्टर नहीं है। ठीक है, क्योंकि वेक्टर का यूज अलग अलग टॉपिक में होता है, जैसे काइनेमेटिक्स में होता है, वर्क एनर्जी पावर में होता है, रोटेशनल डायनामिक्स में होता है। तो अलग अलग जगह पर वेक्टर का जिस जिस तरह का यूज है उसको वहां पर उसी तरह से एक्सप्लेन किया गया। लेकिन हम लोग इसको वेक्टर एनालिसिस बोलकर एक जगह ले आए हैं। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना है। लेकिन अब बात होती है यहाँ पर जब वेक्टर की, तो हम लोग थोड़ा सा पीछे से स्टार्ट होते हैं। हम लोग बात करेंगे यहाँ पर भौतिक राशि की। ठीक है, तो भौतिक राशि को हम लोग अलग अलग समय में अलग अलग भागों में बांटे हैं। जैसे हम लोग इससे पहले यूनिट्स एंड मेजरमेंट पढ़ रहे थे, पहला टॉपिक पढ़ रहे थे, तो उसमें हम लोग भौतिक राशि को 3 भागों में बांटे थे, मौलिक भौतिक राशि, व्युत्पन्न भौतिक राशि और पूरक भौतिक राशि। फिर जब बात हुई डायमेंशन की, तो डायमेंशन के बेसिस पर, डायमेंशन के आधार पर भी हम लोग भौतिक राशि को अलग अलग भागों में बांट दिए। विमीय चर, विमीय अचर, अविमीय चर, अविमीय अचर। अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पर वेक्टर की। तो इस चैप्टर में वेक्टर एनालिसिस में भी हम लोग क्या करेंगे, भौतिक राशि को 2 भागों में बांटेंगे। एक हो जाएगा अदिश और दूसरा हो जाएगा सदिश। ठीक, अदिश को अंग्रेजी में हम लोग बोलते हैं स्केलर और सदिश को हम लोग बोलते हैं वेक्टर। ठीक है, तो पहले चूंकि वेक्टर को तो पढ़ना ही है हम लोगों को डिटेल में, सदिश विश्लेषण नाम ही हम लोग टॉपिक का दिए हैं यहाँ पर, तो हम लोग थोड़ा सा यहाँ पर जानकारी ले लेते हैं स्केलर के बारे में। ये अदिश क्या है, जैसा नाम से ही स्पष्ट है, अदिश है ना। अदिश, दिश मतलब हो गया दिशा, लगा दिए तो मतलब दिशाहीन। ठीक है, तो वैसी भौतिक राशि जिसको व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं। ठीक है, वैसी भौतिक राशि जिसको व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की आवश्यकता नहीं होती है, उसको हम लोग कहते हैं अदिश राशि। ठीक है, अब होगा क्या यहाँ पर कि जैसे कोई अदिश राशि है, अदिश राशि को जोड़ना है, घटाना है, गुना करना है, भाग करना है, इन सब के लिए हमारे पास कोई स्पेशल रूल नहीं है। ठीक है, इन सब के लिए हमारे पास कोई स्पेशल रूल नहीं है। हम लोग क्या करते हैं, जो सामान्य बीजगणितीय नियम है, सिंपल एल्जेब्रिक मेथड है, जो हम लोग बचपन से यूज करते आ रहे हैं, जोड़ने के लिए, घटाने के लिए, गुना करने के लिए, भाग करने के लिए, बस उसी का प्रयोग यहाँ करना है। ठीक है, जैसे हम लोग बोलते थे 2 + 4 6 हो गया। ठीक, या 4 - 2 2 हो गया, 4 × 2 8 हो गया, या 4/2 2 हो गया। तो ये सब जो मेथड हम लोग बचपन से यूज करते आ रहे हैं, बस इसी मेथड का यूज हमको स्केलर के लिए भी करना है। ठीक है, तो है क्या यहाँ पर, अब बात अगर करें हम लोग कि स्केलर इसको कहेंगे, कौन कौन सी राशि स्केलर है, तो जिसमें परिमाण है, दिशा नहीं है, वो अदिश राशि है। एक अदिश राशि का एग्जाम्पल हम लोगों को क्या क्या मिलेगा, जैसे नॉर्मल वे में याद रखने के लिए हम लोग याद रखेंगे सभी मौलिक भौतिक राशि, जितनी भी मौलिक भौतिक राशि है सबका सब अदिश है। ठीक है,
तो हम लोग यहाँ जैसे एग्जाम्पल में लिख दे सभी मौलिक भौतिक राशि। अब जैसे मौलिक भौतिक राशि के अंतर्गत है ना 7 भौतिक राशि है, वो सभी का सभी जो है वो अदिश होगा। उसके अलावे हम लोग जैसे बोलेंगे दूरी, चाल, कार्य, ऊर्जा, घनत्व, ताप, ठीक, आदि कर देते हैं। ये सब का सब क्या है? अदिश राशि है। तो कुछ चीज कुछ अदिश राशि को तो याद रखना होगा, क्योंकि अभी भी ऑब्जेक्टिव में तुम लोगों को पूछ देता है कि निम्न में से कौन सी भौतिक राशि अदिश है, या निम्न में से कौन सी भौतिक राशि सदिश है। तो कुछ भौतिक राशि 8-10 भौतिक राशि को याद रखना है कि कौन कौन अदिश है और कौन कौन सा सदिश है। जनरली वही सब घुमा घुमा के पूछा जाता है, तो हम लोग इस चीज को याद रखेंगे। तो सदिश विश्लेषण में सदिश को जानने से पहले हम लोग थोड़ा सा जानकारी लिए यहाँ अदिश की। ठीक, तो अदिश राशि के लिए केवल क्या होना चाहिए? परिमाण होना चाहिए, दिशा नहीं होना चाहिए। ठीक है, परिमाण होगा, दिशा नहीं होगा। क्लियर है? अब हम लोग इसमें चलते हैं सदिश में। अदिश का काम यहाँ से खत्म। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे सदिश की। चले आओ सदिश में। अब देखो, सदिश हम लोग कहते किसको हैं? सदिश को अंग्रेजी में बोलते हैं हम लोग वेक्टर। एक नाम से स्पष्ट है, सदिश है ना, सदिश यानी दिशा के साथ। ठीक है, तो वैसी भौतिक राशि, अब परिमाण तो सब में होता है ना, परिमाण सब में होता है, लेकिन परिमाण के साथ साथ इसमें क्या होगा? दिशा भी होगा। वैसी भौतिक राशि जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? सदिश राशि। लेकिन एक बात ध्यान में रखना है कि सिर्फ परिमाण और दिशा ही होना जरूरी नहीं है सदिश होने के लिए, है ना। कोई भी भौतिक राशि अगर सदिश है, उसको सदिश होने के लिए सिर्फ परिमाण और दिशा ही इंपॉर्टेंट नहीं है। परिमाण और दिशा के साथ साथ उसमें क्या होना चाहिए कि उसको सदिश के योगफल के नियम का पालन करना चाहिए, है ना, यानी वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन का पालन करना चाहिए। अगर कोई भौतिक राशि में परिमाण और दिशा दोनों है, लेकिन वो सदिश के योगफल के नियम का पालन नहीं करता है, तो वैसा भौतिक राशि सदिश नहीं होता है। और इसका एग्जाम्पल अभी हम देंगे तुम लोगों को। ठीक है, तो जैसे भौतिक राशि में परिमाण और दिशा के साथ साथ उसको क्या करना चाहिए? तो सदिश के योगफल के नियम का पालन भी करना चाहिए। वैसी भौतिक राशि जिसमें परिमाण और दिशा दोनों हो, लेकिन साथ ही साथ क्या हो? वो सदिश के योगफल के नियम का पालन करे, तो वैसी भौतिक राशि को हम लोग सदिश कहते हैं। अब क्वेश्चन तुम्हारे दिमाग में आएगा कि सदिश के लिए जोड़, घटाव, गुना, भाग, इन सब के लिए कौन सा नियम है? ठीक है, तो सदिश राशियों को जोड़ने के लिए, घटाने के लिए और गुना करने के लिए, देखो यहाँ हम लोग भाग की चर्चा नहीं कर रहे हैं। ठीक, भाग की चर्चा इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि सदिश राशि को भाग करने के लिए कोई नियम नहीं है। ठीक है, सदिश राशि में जोड़ होगा, घटाव होगा और गुना होगा। ठीक है, 3 चीज इसको ध्यान में रखेंगे। तो सदिश राशि को जोड़ेंगे, घटाएंगे और गुना करेंगे। ठीक है, तो सदिश राशि को जोड़ना है, घटाना है, गुना करना है, लेकिन इसके लिए जो सिंपल एल्जेब्रिक मेथड है, बीजगणितीय नियम है, उसका प्रयोग हम लोग नहीं करेंगे। ठीक है, हम लोग यहाँ पर सदिश के लिए कुछ स्पेशल रूल है, उस स्पेशल रूल का पालन करेंगे। ठीक है, और इस चैप्टर में हमको वही पढ़ना है। ठीक है, इस चैप्टर में हम लोगों को वही पढ़ना है कि सदिश को जोड़ने, घटाने और गुना करने के लिए कौन कौन सा नियम है। लेकिन उस चैप्टर को जानने से पहले हम लोगों को सदिश के बारे में जानना होगा, है ना। सदिश को कैसे दिखाते हैं, कैसे व्यक्त करते हैं, वो जानना होगा। सदिश का परिमाण कैसे निकालते हैं वो जानेंगे, सदिश का कोण कैसे निकालेंगे वो जानेंगे। तो इस पूरे चैप्टर में हम लोग उसी की चर्चा करेंगे। तो सदिश राशि का एग्जाम्पल क्या हो सकता है? तो इसके एग्जाम्पल की अगर बात करें, तो जैसे हम लोग बोलेंगे विस्थापन, है ना, विस्थापन हो गया, वेग हो गया, त्वरण हो गया, बल हो गया, संवेग हो गया, आवेग हो गया। इसके अलावे अगर हम लोग 12 के किस टॉपिक की बात करेंगे, तो जैसे 12 में आता है एक टॉपिक धारा घनत्व,
एक विद्युत क्षेत्र, है ना, धारा घनत्व, विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र। तो ये सब जो भौतिक राशि है, ईटीसी कर देते, ये सब जो भौतिक राशि है ये सब सदिश है। तो अगर हम लोग इतना सदिश राशि को याद रखेंगे तो मैक्सिमम क्वेश्चन सदिश और अदिश से संबंधित हल हो जाएगा। अब जैसे क्वेश्चन पूछेगा निम्न में से कौन सदिश है या निम्न में से कौन अदिश है, तो ये सब क्वेश्चन इससे हल हो जाएगा। अब हम लोग जैसे बात करते हैं यहाँ पर कि कौन कौन सा ऐसा राशि है जिसमें परिमाण और दिशा दोनों है लेकिन वास्तव में वो सदिश नहीं है। ठीक है। अब जैसे तुम लोगों को ध्यान होगा क्लास 10th में पढ़े भी होंगे हम लोग, जैसे एक सिंपल परिपथ हम लोग बना लेते हैं। इस परिपथ में हम लोग सेल जोड़ दिए। ठीक। अब अगर तुम लोगों से पूछा जाए इसमें कि इस परिपथ में विद्युत धारा की दिशा क्या होगी, ठीक है, इस परिपथ में विद्युत धारा की दिशा क्या होगी, तो इस परिपथ में विद्युत धारा की दिशा हम लोग कैसे दिखाते हैं, सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की ओर, है ना, धारा की दिशा हम लोग दिखाते हैं सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की ओर। इसका अर्थ ये हो गया कि धारा में तो परिमाण पहले से है और हम लोग दिशा प्रदर्शित कर रहे हैं, इसका मतलब इसमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी है। तो अगर परिमाण के साथ साथ दिशा है तो इसको होना चाहिए वेक्टर, लेकिन एक्चुअल में ये वेक्टर नहीं है। वेक्टर क्यों नहीं है? क्योंकि ये सदिश के योगफल के नियम का पालन नहीं करता है। अब मान लो कि जैसे दो अलग अलग ब्रांच से, दो अलग अलग शाखा से धारा आया, है ना, परिपथ में मान लो इधर से I1 धारा आ रहा है और इधर से I2 धारा आ रहा है। ये दोनों धारा मिलकर आगे चला गया। मान लो ये दोनों धारा मिलकर आगे चला गया तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, कुल धारा I1 प्लस I2 सीधे जोड़ देना है। ठीक। जोड़ते समय हम लोग सदिश के नियम का कोई पालन नहीं कर रहे हैं, सीधे इसको जोड़ दे रहे हैं। जब सीधे हम लोग जोड़ रहे हैं इसका मतलब ये सदिश के योगफल के नियम का पालन नहीं कर रहा है। और जब सदिश के योगफल के नियम का पालन नहीं करेगा तो हम लोग इसको किसके अंतर्गत लेंगे, अदिश के अंतर्गत लेंगे। ठीक है। इसी तरह का एक और राशि है दाब। दाब में भी परिमाण और दिशा दोनों होती है। दाब जो हम लोग लगाते हैं तो उस दाब की एक निश्चित दिशा होती है। एक किसी सतह के लंबवत लगेगा, किसी सतह पर किसी और दिशा में लगेगा। तो दाब जो है उसकी एक निश्चित दिशा है, लेकिन वो एक अदिश राशि है क्योंकि दाब के साथ भी यही कंडीशन है ना। हम लोग दाब को भी जोड़ने के लिए कोई विशेष नियम का पालन नहीं करते हैं। तो विद्युत धारा हो गया, दाब हो गया, ये सब ऐसी भौतिक राशि है जिसमें परिमाण और दिशा दोनों है, लेकिन ये सदिश की योगफल के नियम का पालन नहीं करता है, इसलिए ये सदिश नहीं है। ठीक है। चलो हम लोग चलते हैं अब अगले पॉइंट पर। नेक्स्ट जो पॉइंट इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे वो है रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। सदिश को कैसे निरूपित किया जाएगा, है ना, कोई सदिश है उसको हम लोग कैसे व्यक्त करेंगे। तो सदिश को व्यक्त करने के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं एरोहेड, एरोहेड टेल, है ना, एरोहेड टेल जैसे ये हम बना दिए। ठीक है? इस पॉइंट को, ये है एरो हेड इसका, ठीक, एरो हेड को हम लोग टर्मिनस भी बोलते हैं। ठीक। एरोहेड या टर्मिनस, और ये इसका हो गया टेल। ठीक है। तो एरोहेड या टेल, टेल को हम लोग ओरिजिन भी कह सकते हैं। का मतलब ये जो सदिश है ये ओ से शुरू हुआ पी तक, है ना। तो सदिश को हम लोग व्यक्त करने के लिए एरोहेड टेल का प्रयोग करते हैं, है ना, एरोहेड और ये टेल। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज ध्यान में क्या रखना है, ये जो एरोहेड है ये बतलाएगा इसका डायरेक्शन, है ना, ये एरोहेड बतलाता है डायरेक्शन। और ये जो लंबाई है इस तीर की, ये लंबाई बतलाएगा इसका परिमाण यानी मैग्नीट्यूड। ठीक। अगर वेक्टर का परिमाण कम होगा तो लंबाई कम बनाएंगे तीर का, परिमाण ज्यादा होगा तो तीर की लंबाई बढ़ा देंगे। अब जैसे कोई एक वेक्टर है
है ना? जैसे ये एक वेक्टर ले लिए हम लोग, ठीक है? अब इसी के साथ हम लोग एक और वेक्टर बना दिए। अगर उसका परिमाण पहले वाले वेक्टर का आधा है, तो हम लोग दूसरे वेक्टर को लगभग आधा बनाते हैं। हालाँकि हम लोग कैलकुलेशन करते समय या फिगर ड्रॉ करते समय नापते नहीं हैं। लेकिन अंदाज से हम लोग क्या करते हैं, जिस वेक्टर का जो परिमाण है, अगर वो आधा है तो वेक्टर का साइज या लंबाई आधा कर देते हैं। तो फिगर बनाने के समय इन सब चीज़ को ध्यान में रखेंगे तो थोड़ा-सा फिगर हम लोगों का अच्छा बनेगा, ठीक है? हालाँकि इतना ज़्यादा मायने ये नहीं रखता है, लेकिन फिगर बनाते समय अगर इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे, तो थोड़ा-सा फिगर अच्छा बनेगा। अब इसमें एक चीज़ और ध्यान में रखना है, क्या हम लोग ध्यान में रखेंगे? तो जैसे ये जो मान लो कि ओपी वेक्टर हम लोग दिखाए, ओ से स्टार्ट हुआ, पी पर एंड हुआ। अगर ये एक रिप्रेजेंट कर रहा हो वेक्टर ए को, तो जैसे ये वेक्टर ए है, तो वेक्टर ए है तो वेक्टर ए को हम लोग दिखाएँगे कैसे? तो ए के ऊपर एक छोटा-सा तीर का निशान दिखा देते हैं, ठीक है? तो ए के ऊपर जो छोटा-सा तीर का निशान दिखाए, वो हो गया वेक्टर, है ना? वो दिखा रहा है कि ये वेक्टर ए है, यानी कि सदिश राशि है। अब ए के ऊपर हम छोटा-सा तीर का निशान दिखा दिए, हालाँकि ये सिर्फ़ एक संकेत है, ये मत सोचना कि अगर ये वेक्टर का डायरेक्शन हम चेंज करेंगे, तो ये तीर भी चेंज होगा। जैसे इसी को हम ऐसे दिखा देते हैं, उल्टा, ठीक? तो इसी के बराबर हम दिखा दिए। जैसे ये उल्टा दिखा दिए हम, ये पॉइंट अब पी हो गया, ये पॉइंट ओ हो गया। तो जब डायरेक्शन हम चेंज करेंगे तो इसको रिप्रेजेंट करेंगे हम किससे? माइनस वेक्टर ए से, है ना? जब डायरेक्शन चेंज कर देंगे तो इसको हम लोग व्यक्त करेंगे किससे? माइनस वेक्टर ए से, ठीक है? तो ध्यान में ये रखना है कि जब हम वेक्टर के तीर की दिशा को बदलेंगे, तो उसका चिन्ह भी बदल जाएगा। और एक बात ध्यान में रखेंगे, जैसे हम लोग क्वेश्चन सब में अक्सर बोलते हैं, वेक्टर ए, ठीक? वेक्टर ए को हम लोग ए के ऊपर ऐसे तीर लिखेंगे। बहुत बार होता है जब हम लोग बच्चे को बोलते हैं वेक्टर ए लिखो, वो क्या करेगा? वेक्टर भी लिखेगा, उसके ऊपर तीर भी दे देगा। ये दोनों चीज़ नहीं करना है, ठीक है? जब वेक्टर ए लिखेंगे, तो सिर्फ़ हम लोग ए लिखेंगे और ए के ऊपर तीर का निशान दे देंगे, तो इसको पढ़ेंगे हम लोग वेक्टर ए। तो वेक्टर को व्यक्त करने के लिए हम क्या करेंगे? एरो हेड टेल का प्रयोग करेंगे। एरो हेड टेल में ये जो एरो वाला पार्ट है, वो वेक्टर की दिशा को व्यक्त करेगा और ये टेल जो है वो उसके ओरिजिन को, जहाँ से वो प्रारंभ हुआ है, उसको व्यक्त करेगा, ठीक है? तो इसको याद रखना है। हाँ, और तीर की दिशा अगर बदल देंगे तो उसका चिन्ह बदल जाएगा। चलो, नेक्स्ट पॉइंट जो हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे, मोड ऑफ वेक्टर। एक मोड जो है वो मॉडुलस को शॉर्ट में हम लोग मोड बोल देते हैं, ठीक है? मॉडुलस का मतलब होता है परिमाण, ठीक है? परिमाण को मैग्नीट्यूड भी बोला जाता है और इंग्लिश में हम लोग उसको मॉडुलस भी बोलते हैं। तो मॉडुलस ऑफ वेक्टर को ही शॉर्ट में हम लोग बोल देते हैं मोड। मोड मतलब हो गया सदिश का परिमाण, परिमाण मतलब हो गया मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड, ठीक? तो सदिश का जो परिमाण है यानी मैग्नीट्यूड है, वो हम लोग कैसे निकालेंगे और उसको व्यक्त कैसे करेंगे? अब जैसे मान लो कोई एक वेक्टर है, वेक्टर ए, अब हम लोगों से पूछा जाएगा कि इस वेक्टर ए का परिमाण निकालो। तो परिमाण निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं? जैसे वेक्टर ए है, इसके दोनों तरफ ये बार का संकेत दे देते हैं। तो वर्टिकल बार हम लोग कह सकते हैं, ठीक है? तो ए के दोनों तरफ हम लोग बार का निशान दे दिए। जब ए के दोनों तरफ बार का निशान दे देंगे तो ये हो जाएगा वेक्टर ए का परिमाण, है ना? वेक्टर ए का परिमाण, या इसी को हम लोग पढ़ेंगे मोड ऑफ वेक्टर ए, मोड ऑफ वेक्टर ए, सदिश वेक्टर ए का परिमाण यानी सदिश ए का परिमाण, या इसी को हम लोग बोलेंगे मोड ऑफ वेक्टर ए। और जब हम किसी वेक्टर का मोड ले लेते हैं, तो उसका वेक्टर का चिन्ह हट जाता है, ठीक है? जैसे वेक्टर का मोड ले लिए तो इसका वेक्टर का चिन्ह हट जाएगा। अब क्या है कि ये तो वेक्टर का चिन्ह दिशा दिखा रहा था। हम लोग अभी थोड़ी देर पहले माइनस वेक्टर ये लिखे थे। ये माइनस का चिन्ह हम लोग दिशा के लिए लगाए थे। अब जब हम परिमाण ले लेंगे तब तो दिशा का काम ही खत्म। जब दिशा का काम खत्म हो गया, तो वेक्टर ए का परिमाण लो या माइनस वेक्टर ए का परिमाण लो, दोनों का वैल्यू सेम होगा।
तो इसीलिए जब हम लोग वेक्टर का मोड लेते हैं, जैसे वेक्टर ए और माइनस वेक्टर ए, दोनों आपस में क्या होता है? बराबर होता है। ठीक है? दोनों आपस में बराबर होगा और दोनों का वैल्यू हम लोग लिख देंगे ए। याद रखना है कि वेक्टर का जब परिमाण हम लोग लेंगे तो परिमाण को हम लोग ये वर्टिकल बार से व्यक्त करेंगे। ठीक है? और वर्टिकल बार से जब हम परिमाण लेंगे तो वेक्टर ए का परिमाण ले या माइनस वेक्टर ए का परिमाण ले, दोनों का वैल्यू सेम मिलेगा। ठीक है? चलो, नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर देखते हैं ट्रांसलेशन ऑफ वेक्टर। देखो, बहुत कॉमन सा चीज है ट्रांसलेशन ऑफ वेक्टर, लेकिन इसका जरूरत हम लोगों को अक्सर पड़ता है। अब बहुत बच्चे के दिमाग में कंफ्यूजन होता है। कंफ्यूजन ये होता है कि जैसे कोई एक वेक्टर है, ये एक वेक्टर है, हमको मन कर रहा है कि नहीं, ये वेक्टर का जगह जो है सुटेबल नहीं है। ठीक है? ये वेक्टर का जगह जो है वो सुटेबल नहीं है, हमको क्या करना है, इस वेक्टर के जगह को चेंज करना है। ठीक है? तो वेक्टर के जगह को चेंज करना है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको आसानी से यहाँ से खिसका के कहीं और लिख देंगे। चलो, यहाँ से हटा दिए हम इसको, मान लो वेक्टर ए को यहाँ से हटाकर हम वेक्टर ए को यहाँ लिख दिखा दिए। ठीक है? तो वेक्टर ए का हम स्थान बदल दिए। किसी एक जगह पर वेक्टर था, हमको लगा कि इसका स्थान ये सही नहीं है, हम उठा के दूसरे जगह लेकर चले गए। ठीक है? इसको इस तरह से भी हम लोग समझ सकते हैं, जैसे मान लो ये वेक्टर ए है और यहीं पे हम दिखा दिए ये वेक्टर बी। ठीक? तो ये दिखा दिए वेक्टर बी। हमको लगा कि नहीं, वेक्टर बी का ये स्थान सही नहीं है। तो जब ये स्थान सही नहीं है तो हम लोग क्या करते हैं, जैसे ये वेक्टर बी है, यहाँ से उठा लो, उठा के हम यहाँ कर दिए। ठीक है? जब वेक्टर बी का स्थान हम बदल दिए तो ये जो वेक्टर बी है वो ये हो जाएगा। ठीक है? इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग वेक्टर, किसी भी वेक्टर को एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित कर सकते हैं। ट्रांसलेशन ऑफ वेक्टर का मतलब यही है, सदिश का स्थानांतरण। तो एक वेक्टर को हम उठाकर कहीं दूसरे जगह रख सकते हैं, लेकिन रखते समय ध्यान में ये रखना है कि न तो वेक्टर की दिशा में कोई बदलाव होना चाहिए, न वेक्टर की परिमाण में कोई बदलाव। परिमाण मतलब इसका लंबाई भी तीर का चेंज नहीं करना, तीर का लंबाई वही रहेगा। ठीक है? तो न वेक्टर का परिमाण बदलेंगे, न हम वेक्टर की दिशा बदलेंगे, लेकिन अगर एक वेक्टर को किसी स्थान से दूसरे स्थान कर देंगे तो उस वेक्टर में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है? ये बात हम लोग याद रखेंगे। तो इस प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं ट्रांसलेशन ऑफ वेक्टर। ठीक है? ट्रांसलेशन ऑफ वेक्टर में हम लोग वेक्टर को बिना उसके परिमाण और दिशा में परिवर्तन किए बिना हम लोग उसके स्थान को बदल देंगे। ठीक है? अब हमको मन किया कि नहीं, हम वेक्टर ए को यहाँ से हटा दें, है ना? तो वेक्टर ए को यहाँ से हटाएंगे, यहाँ से उठा के यहाँ कर दें। अब मान लो वेक्टर ए को यहाँ से उठा के दूसरे जगह कर दिए, तो भी ये वेक्टर ए ही रहेगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो इसी प्रक्रिया को हम लोग नाम दिए ट्रांसलेशन ऑफ वेक्टर, यानी सदिश का स्थानांतरण। ठीक है? चलो आगे। नेक्स्ट जो हम लोग इसमें पॉइंट देखेंगे, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। इसका भी जरूरत हम लोगों को पड़ता रहता है, अक्सर इस पर बेस्ड क्वेश्चन भी आता है एग्जाम में। ठीक है? तो दो सदिशों के बीच का कोण। देखो, इसमें हम दो फिगर बनाते हैं। अब दो फिगर हम बना रहे हैं, एक फिगर ये है, ठीक, इसको हम लोग ले लिए वेक्टर ए और इसको ले लिए वेक्टर बी, दोनों के बीच का एंगल हम लोग ले लिए थीटा। अब इसी फिगर को हम थोड़ा सा अलग तरीके से बना रहे हैं। ये भी हो गया वेक्टर ए, मान लो ये हो गया वेक्टर बी, जहां एंगल दिखा दिए थीटा। अब अगर हम लोगों से क्वेश्चन पूछा जाए, है ना, हम लोगों से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि वेक्टर ए और वेक्टर बी का के बीच का एंगल इन दोनों फिगर में क्या है। ठीक है? तो जैसे इन दोनों फिगर में हम वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल देख लेंगे, तो ध्यान में ये रखना है कि जब भी दोनों वेक्टर के बीच का एंगल निकालना होगा तो हम ये देखेंगे कि दोनों वेक्टर का ओरिजिन यानी कि टेल कहाँ है। अगर दोनों वेक्टर का टेल एक ही बिंदु पर है ना, जैसे वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों का टेल एक ही बिंदु पर है, तो जहां पर दोनों का टेल होगा बस वहीं पर एंगल लेना है। तो हम लोग क्या बोलेंगे, वेक्टर ए और
वेक्टर बी के बीच का कोण थीटा है ना? वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का कोण यहाँ थीटा है। लेकिन अगर तुमसे पूछेंगे बताओ इस फिगर में क्या है? इस फिगर में वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का कोण क्या है? तो वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का कोण जब देखेंगे तो पहले हम लोग ये देखेंगे कि दोनों वेक्टर का ओरिजिन है कहाँ। अब देखो वेक्टर ए का ओरिजिन इस बिंदु पर और वेक्टर बी का ओरिजिन इस बिंदु पर, यानी कि दोनों वेक्टर का केंद्र एक बिंदु पर नहीं है। जब दोनों वेक्टर का केंद्र एक बिंदु पर नहीं होगा तो हम लोग ये नहीं बोलेंगे कि वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का कोण थीटा है। ठीक है, हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों के केंद्र को पहले एक बिंदु पर लाना होगा। ठीक है, दोनों के केंद्र को जब हम एक बिंदु पर ले आएंगे तब देखेंगे कि इसके बीच का कोण क्या है। अब जरा दिमाग लगाओ कि दोनों के बीच का जो एंगल हम लोगों को लेना है वो कैसे लेंगे, तो दोनों के केंद्र को एक बिंदु पर लाना है। अब दोनों के केंद्र को एक बिंदु पर लाने का तरीका यही है कि वेक्टर बी को यहाँ से उठाकर आगे कर दो या फिर वेक्टर ए को यहाँ से उठाकर ऊपर लेकर चले जाओ। दो तरीका है हमारे पास। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे कि मान लो कि वेक्टर बी को उठा के हम ले आते हैं। चलो वेक्टर बी को हम उसी दिशा में पीछे बढ़ा दिए, है ना, यहाँ ले लिए। ठीक है, तो वेक्टर बी को उसी दिशा में हम लोग यहाँ पर ले आए हैं। तो अब क्या होगा यहाँ पर, वेक्टर बी और वेक्टर ए के बीच का कोण जो हम लोग निकालेंगे तो ये हो गया वेक्टर बी, है ना, तो ये हो गया वेक्टर बी। अब वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का कोण निकालेंगे तो ये कोण कितना हो जाएगा। देखो ये वाला जो कोण था पहले, है ना, ये वाला कोण था थीटा। लाइन तो स्ट्रेट है, स्ट्रेट लाइन है, इसका मतलब ये पूरा का पूरा कोण 180 डिग्री होना चाहिए। जब ये पूरा का पूरा कोण 180 डिग्री होगा तो ये वाला कोण कितना हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस थीटा। तो हम लोग क्या कहेंगे यहाँ पर कि वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का कोण कितना हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस थीटा, है ना। वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का कोण हो जाएगा 180 डिग्री माइनस थीटा। तो ये बात हम लोग ध्यान में रखेंगे कि अगर हम लोगों को दो वेक्टर का कोण पता करना हो तो पहले ये देखेंगे कि दोनों वेक्टर का केंद्र यानी ओरिजिन कहाँ है या दोनों वेक्टर का टेल कहाँ है। अगर दोनों वेक्टर का टेल एक ही बिंदु पर है तब तो कोण निकालना आसान है, सीधे निकाल देंगे। लेकिन अगर दोनों वेक्टर का टेल एक बिंदु पर नहीं है तो कोण निकालने से पहले हमको दोनों वेक्टर का टेल एक बिंदु पर लाना होगा। जब दोनों वेक्टर का टेल हम लोग एक बिंदु पर ले आएंगे तब हम लोग देखेंगे कि उन दोनों के बीच का कोण कितना बन रहा है। ठीक है, जैसे हम लोग यहाँ पर किए, वेक्टर बी था ऊपर, तो वेक्टर बी और वेक्टर ए के बीच हम लोग थीटा कोण दिखाए थे, लेकिन वास्तव में दोनों का ओरिजिन यानी दोनों का टेल एक बिंदु पर नहीं था। तो हम लोग क्या किए, वेक्टर बी को खिसकाकर दोनों के केंद्र को एक बिंदु पर लाए। जब एक बिंदु पर लाए तो दोनों के बीच का ये कोण प्राप्त हुआ हम लोगों को। ये वाला जो कोण मिला हम लोग इसको नाम दिए 180 माइनस थीटा, क्योंकि ये कोण था थीटा और चूंकि ये लाइन स्ट्रेट है, तो स्ट्रेट है तो पूरा का पूरा कोण ये वाला होगा 180 डिग्री, उसमें से थीटा को घटा देना है तो 180 माइनस थीटा। ठीक है, इसको याद रखेंगे हम लोग। चलो नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट जो हम लोग यहाँ देखेंगे, इक्वल वेक्टर्स यानी समान सदिश एंड अनइक्वल वेक्टर्स यानी असमान सदिश, है ना। इक्वल वेक्टर और अनइक्वल वेक्टर, ये है असमान सदिश, एक है समान सदिश, एक है असमान सदिश। ठीक है, तो समान सदिश किसको कहेंगे, असमान सदिश किसको कहेंगे। देखो वेक्टर का जो मेन प्रॉपर्टी है वो क्या है, उसका परिमाण और दिशा। अगर किसी वेक्टर का परिमाण और दिशा दोनों सेम हो, है ना, अगर किसी वेक्टर का परिमाण और दिशा दोनों सेम हो तो उसको हम लोग बोलते हैं इक्वल वेक्टर, समान सदिश। और अगर परिमाण और दिशा में से कोई भी एक अलग हो तो उसको हम लोग बोलते हैं अनइक्वल वेक्टर यानी असमान सदिश। ठीक है, तो जैसे दो वेक्टर हम लोग यहाँ पर दिखा देते हैं,
ये एक वेक्टर दिखा है और इसी के पैरेलल में हम एक और वेक्टर दिखा दिए बिल्कुल सेम। दोनों वेक्टर में कोई डिफरेंस नहीं है। मान लिया कि ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है। अब इन दोनों वेक्टर को अगर देखें तो दोनों वेक्टर का परिमाण और दिशा दोनों सेम है। तो जब परिमाण और दिशा दोनों सेम है तो ये वेक्टर सेम होगा, यानी कि कहलाएगा इक्वल वेक्टर यानी समान सदिश। तो समान सदिश के लिए क्या कंडीशन होना चाहिए कि वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों का परिमाण समान होना चाहिए और दोनों की दिशा भी समान होनी चाहिए। दिशा समान होने का मतलब कि दोनों वेक्टर एक दूसरे के समांतर है। ठीक है, वेक्टर ए समांतर है वेक्टर बी के। ठीक है, वेक्टर का परिमाण भी समान है, वेक्टर की दिशा भी समान है। अब हम लोग क्या बोलेंगे कि वेक्टर ए और वेक्टर बी एक दूसरे के बराबर है। लेकिन अब मान लो कोई ऐसा कंडीशन हो, ठीक, अगर वेक्टर ए का परिमाण वेक्टर बी के परिमाण के बराबर हो जाए और वेक्टर ए की दिशा वेक्टर बी के समांतर नहीं हो, है ना, वेक्टर ए की दिशा वेक्टर बी के समांतर नहीं हो, या दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है, वेक्टर ए का परिमाण वेक्टर बी के परिमाण के बराबर नहीं हो और वेक्टर ए वेक्टर बी के समांतर हो। ठीक, देखो दो कंडीशन यहाँ हुआ, वेक्टर ए का परिमाण वेक्टर बी के बराबर है लेकिन वेक्टर ए और वेक्टर बी एक दूसरे के समांतर नहीं है, या वेक्टर ए का परिमाण वेक्टर बी के परिमाण के बराबर नहीं है और वेक्टर ए वेक्टर बी एक दूसरे के समांतर है। तीसरा कंडीशन क्या हो सकता है, तीसरा कंडीशन ये हो सकता है कि न तो वेक्टर ए का परिमाण वेक्टर बी के बराबर है और न ही वेक्टर ए की दिशा वेक्टर बी के समांतर है। अगर इन तीनों में से कोई भी कंडीशन हो तो हम लोग उसको बोलेंगे अनइक्वल वेक्टर यानी असमान सदिश। इन तीनों में से कुछ भी होगा तो हम लोग बोलेंगे कि वेक्टर ए और वेक्टर बी एक दूसरे के बराबर नहीं है। ठीक है, यानी कि सरल भाषा में समझना है कि अगर वेक्टर का थोड़ा सा दिशा भी बदल जाएगा तो वो दोनों वेक्टर एक दूसरे के बराबर नहीं होगा। ठीक है, वेक्टर का अगर थोड़ा सा दिशा भी बदल जाए, थोड़ा सा परिमाण भी बदल जाए तो वो एक दूसरे के बराबर नहीं होगा, तो उसको बोलेंगे अनइक्वल वेक्टर। लेकिन अगर परिमाण और दिशा दोनों बराबर हो तो वो कहलाएगा इक्वल वेक्टर। चलो नेक्स्ट पॉइंट हम लोग यहाँ पर देखते हैं, नल वेक्टर और जीरो वेक्टर। ठीक है, नल वेक्टर, नल का मतलब भी शून्य होता है, जीरो का मतलब भी शून्य होता है, यानी कि वैसा सदिश जो शून्य है। शून्य मतलब उसका परिमाण शून्य है। ठीक है, तो अगर हम लोगों से पूछा जाए कि नल वेक्टर हम लोग किसको कहते हैं तो हम लोग क्या बोलेंगे कि वैसा सदिश जिसका परिमाण शून्य होता है। ठीक है, वैसा सदिश जिसका परिमाण शून्य होता है उसी को हम लोग कहते हैं नल वेक्टर। ठीक है, नल वेक्टर क्या है, तो नल वेक्टर वैसा सदिश है जिसका परिमाण शून्य होता है। अब ये क्वेश्चन आएगा क्या कि अब जब परिमाण शून्य होगा तो हम लोग दिशा ज्ञात कर सकेंगे, क्योंकि अभी हम लोग चर्चा किए थे कि वेक्टर को हम लोग तीर से व्यक्त करते हैं। ठीक, और तीर की जो लंबाई है वो परिमाण को व्यक्त करता है। मान लो कि इसका परिमाण हम लोग लिए ही नहीं, है ना, परिमाण हो गया शून्य। जब परिमाण शून्य होगा तो तीर तो बनेगा नहीं, जब तीर नहीं बनेगा तो हम लोग दिशा भी उसका ज्ञात नहीं कर सकेंगे। ठीक है, तो जो परिमा ये शून्य सदिश है वो शून्य सदिश की दिशा जो होती है वो अज्ञात होती है, यानी उसको हम लोग ज्ञात नहीं कर सकते हैं। परिमाण शून्य है लेकिन दिशा उसका क्या है, अज्ञात। तो अगर हम लोगों से कोई पूछे कि जीरो वेक्टर या नल वेक्टर किसे कहते हैं तो हम लोग क्या बोलेंगे कि वैसा सदिश जिसका परिमाण शून्य होता है और दिशा अज्ञात होती है, यानी हम लोग उसकी दिशा ज्ञात नहीं कर सकते। अब तुम्हारे दिमाग में ये क्वेश्चन आएगा, जब दिशा अज्ञात है तो फिर हम उसको वेक्टर क्यों बोले, है ना, अज्ञात है तो हम वेक्टर क्यों बोलेंगे। अब मान लो कि वेक्टर ए है हमारे पास, है ना, मान लो वेक्टर ए है हमारे पास
उसमें से हम वेक्टर ए को घटा दिए, है ना? यानी कि समान सदिश में से समान सदिश को हम घटा दिए। अब वेक्टर ए में से वेक्टर ए को घटा दिए तो रिजल्ट क्या मिलेगा? 0। अब इसमें ध्यान में क्या रखना है कि चूंकि सदिश से सदिश को घटा रहे हैं, है ना? वेक्टर ए जो है वो तो वेक्टर है ही, और जब वेक्टर से वेक्टर को घटाएंगे तो रिजल्ट भी हमको वेक्टर ही मिलना चाहिए। ठीक है, जब वेक्टर से वेक्टर को घटाएंगे तो रिजल्ट भी वेक्टर मिलना चाहिए। तो ये जो 0 हो जाएगा ये वेक्टर होना चाहिए, यानी कि इसको हम लोग नल वेक्टर कहेंगे। ठीक उसी प्रकार से जब आगे हम लोग गुना पढ़ेंगे इसका, है ना, तो गुना में एक आता है क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस गुणनफल। अब जैसे वेक्टर ए का क्रॉस गुणनफल निकालेंगे वेक्टर ए के साथ, है ना, वेक्टर ए को का क्रॉस गुणनफल लेंगे वेक्टर ए के साथ, तो ये भी रिजल्ट मिलता है 0। और आगे जब हम लोग पढ़ेंगे तो ये पढ़ेंगे कि जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है, यानी क्रॉस गुणनफल, वो एक सदिश होता है, यानी कि ये वेक्टर होना चाहिए। तो ये है तो वेक्टर, लेकिन इसका परिमाण 0 है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे कि ये नल वेक्टर है। ठीक है, तो वैसा वेक्टर जिसका परिमाण 0 हो और जिसकी दिशा अज्ञात हो, उसको हम लोग नल वेक्टर कहते हैं। ठीक है, नल वेक्टर जो होगा वो क्या होगा? अब नल वेक्टर के साथ कंडीशन यही है कि नल वेक्टर को किसी वेक्टर के साथ जोड़ दो, किसी वेक्टर के साथ घटा दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब जैसे इसको इस तरह से हम लोग समझ सकते हैं, जैसे वेक्टर ए है, इसमें हम लोग नल वेक्टर को घटा दिए, वेक्टर ए ही मिलेगा। फिर वेक्टर ए है, उसमें नल वेक्टर को जोड़ दिए, तो भी हमको वेक्टर ए ही मिलेगा। अब इस कंडीशन में क्या होगा कि वेक्टर ए माइनस 0 और वेक्टर ए प्लस 0 दोनों तो आपस में बराबर हो गया। एक, अब इस पर आधारित क्वेश्चन कभी कभी पूछ देता है, आप सोचो कितना इजी क्वेश्चन है। इस पर आधारित क्वेश्चन क्या पूछ देता है? जैसे दे देगा क्वेश्चन कि यदि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी बराबर हो वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी के, तो बताए कि निम्न में से कौन सा कथन सही है। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन दे देता है। तो ये कथन सही कब होगा? जब ये जो वेक्टर बी है ये नल वेक्टर होगा, है ना, क्योंकि नल वेक्टर को जोड़ दे या नल वेक्टर को घटा दे, वेक्टर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, नल वेक्टर को जोड़ दे या नल वेक्टर को घटा दे, वेक्टर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो नल वेक्टर को किसी वेक्टर में जोड़ा जाए या नल वेक्टर को किसी वेक्टर में घटाया जाए, उससे वेक्टर के नेचर में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इस बात को ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर में हम लोग इसको यहीं तक रहने देते हैं। ठीक है, इतना पहले रिवीजन कर लेना है। ठीक है, फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक इसमें आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए ओके।